हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो पे। तो पिछली क्लास में हमने कोशिका को अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम कोशिका अंग को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा को समझ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह झिल्लीदार जाल के जैसा होता है। इसकी संरचना जो है वो नलिकाओं और चपटी थैलियों से मिलकर बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केंद्रक के बाहरी झिल्ली से जुड़ा रहता है। अर्थात इसको सरल शब्दों में हम लोग समझते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका का परिवहन तंत्र है, यानी कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो जाता है? यह पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ईआर की खोज। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो पोर्टर ने 1945 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की और इन्होंने 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। सबसे पहले चार्ल्स गार्नियर ने 1897 में इसको देख लिया था, परंतु इसका विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाया था। तो इसकी खोज किसने की? पोर्टर ने की। और सबसे पहले देखा किसने? चार्ल्स गार्नियर ने देखा। इसके बाद अगला हम लोग समझ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक के प्रकार। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक एक करके इसको हम लोग समझते जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। इस कारण से यह खुरदुरी दिखाई देती है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। इसलिए क्या है, ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो जाता है प्रोटीन का निर्माण। मतलब जहाँ पर भी आप राइबोसोम देखेंगे वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण वो वहाँ पर जरूर होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो जाता है प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको स्मूथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। रफ में क्या है, राइबोसोम पाया जाता था, इसलिए वो खुरदुरी दिखाई देती थी। लेकिन स्मूथ में क्या है, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी सतह जो है वो चिकनी दिखाई देती है। अब इसका हम लोग कार्य को देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या कार्य हैं? तो पहला है लिपिड यानी वसा का निर्माण करना। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वसा का निर्माण करता है। दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करना। तीसरा है विषैले पदार्थ का नाश, विशेषकर यकृत कोशिकाओं में। इसका मतलब ये है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं तो जो ड्रिंक करने के बाद जो विषैला पदार्थ है उसको नाश करने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये विशेषकर यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद अगला है कैल्शियम आयन का संग्रह। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन का संग्रह करता है। और कहाँ करता है? मांसपेशियों में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह सभी काम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए स्मूथ मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट क्या है? फैट जो है वो सॉफ्ट रहता है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट यानी लिपिड के निर्माण में काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग समझते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आपका हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर राइबोसोम लगे हुए हैं छोटे छोटे, इसलिए यह खुरदुरी दिखाई दे रही है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है,
इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना। तो ये मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है नलिकाएं। पहला हो गया आपका सिस्टर्नी, दूसरा हो गया आपका वेसिकल्स और तीसरा हो गया आपका नलिकाएं। तो एक एक करके इसको हम लोग देखते जाते हैं। पहला सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला रूप है। यह जो है ये लंबी, चपटी और थैलीनुमा संरचना होती है। ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित रहती है। सिस्टर्नी जो है वो लंबी, चपटी और थैलीनुमा संरचना होती है और एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित रहती है। जैसे नीचे यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि जो सिस्टर्नी है ये जो है ये लंबी है और क्या है, थैलीनुमा संरचना है और एक दूसरे के समांतर लगी हुई है। तो ये हो गया आपका सिस्टर्नी। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है वहाँ सिस्टर्नी अधिक संख्या में पाई जाती है। तो जो भी सेल है वहाँ प्रोटीन का निर्माण अगर अधिक मात्रा में होगा तो वहाँ सिस्टर्नी की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हम लोग देख लिया। इसके बाद इसके उदाहरण देख लेते हैं कि सिस्टर्नी कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला है यकृत कोशिकाओं में, दूसरा है अग्नाशय की कोशिकाओं में, तीसरा थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं। तो इन संरचनाओं की सतह पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं जिसके कारण ये खुरदुरी दिखाई देती है। तो ये सभी कोशिकाओं में सिस्टर्नी की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और चूँकि सिस्टर्नी ज़्यादा है तो वहाँ राइबोसोम भी ज़्यादा पाए जाएंगे। उसके बाद अगला है वेसिकल्स। तो ईआर का दूसरा रूप वेसिकल्स कहलाता है। जो वेसिकल की जो संरचना है ये गोला, अंडाकार, थैली जैसी संरचनाएं होती है। देखिए यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये गोला है, गोला हुआ है और अंडाकार है और थैली जैसी संरचना है। इसके काम की बात करते हैं तो इसका काम हो जाएगा पदार्थ का संग्रह और परिवहन करना होता है। प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाओं में वेसिकल्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सिस्टर्नी में हम लोग क्या देखा कि जहाँ राइबोसोम ज़्यादा होगा वहाँ सिस्टर्नी की संख्या भी ज़्यादा होगी। और वेसिकल्स में हमने क्या देखे कि प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाओं में वेसिकल्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ राइबोसोम अधिक होगा वहाँ वेसिकल्स भी अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। और वेसिकल्स के काम क्या हो जाते हैं, यह पदार्थ की संग्रह करती है और परिवहन का काम करती है। उसके बाद अगला है नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तीसरा रूप हो जाता है। ये इसकी संरचना की बात करें तो ये पतली, लंबी और शाखा युक्त नलिकाओं के रूप में होती है। इनका जाल जो है वो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। ये इसकी संरचना हो गई। नीचे इसके डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये विशेष रूप से उन कोशिकाओं में पाई जाती है जहाँ स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण होता है। तो ट्यूब्यूल्स जो है वो वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण होगा। इसके उदाहरण को देखते हैं तो सबसे पहला है स्टेरॉइड संश्लेषी कोशिकाओं में पाया जाता है, दूसरा है रेटिना की कोशिकाएं, तीसरा है मांसपेशी कोशिकाएं में। तो ट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टेरॉइड संश्लेषी कोशिकाएं में, रेटिना की कोशिका में और मांसपेशी की कोशिका में। तो इन सभी जगहों पर ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसके प्रकार देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 रूप में पाए जाते हैं। ऊपर हम लोग देखें है ना, 3 भागों से मिलकर बना रहता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाएं। तो सिस्टर्नी की जो संरचना हमने देखी थी वो चपटी और समांतर होती है और वेसिकल्स जो है वो गोल और अंडाकार होती है। इसका कार्य जो होता है पदार्थ का संग्रहण और परिवहन करना होता है। और लास्ट और अंतिम है नलिकाएं। तो ये जो है ये शाखा युक्त नलिकाकार होती है इसकी संरचना। तो इनकी संरचना कोशिका के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इन तीनों की जो संरचना जो है वो कोशिका के कार्य के अनुसार बदलती रहती है, मतलब कि स्थायी नहीं रहती। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला है आंतरिक ढांचा प्रदान करना। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर जाल की तरह फैला रहता है।
यह कोशिका को अंदर से सहारा देता है, क्योंकि यह क्या होता है, कोशिका के अंदर जाल की तरह फैला होगा, तो ये जो है ये आंतरिक ढांचा प्रदान करता है कोशिका को। इसी कारण यह कोशिका को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ये इसका पहला काम हो गया। दूसरा है आकार और दृढ़ता प्रदान करना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका के आकार और कठोरता को बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा है परिवहन तंत्र के रूप में कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसका मेन काम क्या है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक परिवहन तंत्र कहा जाता है। इसको आंतरिक परिवहन तंत्र कहा जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक परिवहन तंत्र कहा जाता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भागीदारी। तो ये जो है इसके सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो यह राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में भागीदारी करता है ये कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अगला है गोल्जी तंत्र के निर्माण में सहायक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने वेसिकल आगे चलकर गोल्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी तंत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका तंत्र के निर्माण और कार्य में योगदान देता है। उसके बाद अगला है छठवां कैल्शियम आयन का भंडारण और श्रावण। तो विशेषकर मांसपेशी कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का भंडार करता है और स्राव करता है। ये कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमने अब क्या क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसकी परिभाषा को हमने देखा। उसके बाद इसके प्रकार को हम लोग जाना, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसकी संरचना को देखा कि ये किन किन भागों से मिलकर बना होता है। उसके बाद इसके कार्य को हम लोग अच्छे से समझे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी खोज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो खोज, गोल्जी उपकरण की खोज, इसकी खोज जो है वह 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने की। किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की। तो कैमिलियो गोल्जी के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया, गोल्जी तंत्र। तो इनके कुछ और नाम भी है, गोल्जी उपकरण के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि हो गया गोल्जी बॉडी, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या क्या नाम है? गोल्जी बॉडी, इडियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया, ये सभी गोल्जी उपकरण के अन्य नाम हैं। अब इसकी संरचना को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो गोल्जी तंत्र जो है वो चपटी झिल्लीदार थैलियों का समूह होता है। ये थैलियाँ एक के ऊपर एक सजी हुई रहती हैं और इनके किनारों पर छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं। जो गोल्जी उपकरण है उसके किनारे पर छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यह कोशिका द्रव्य, इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये क्या है? गोल्जी उपकरण, इसमें साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। यह जो है गोल्जी उपकरण, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास स्थित होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सेल में बीच में हो जाएगा आपका केंद्रक, उससे जुड़े होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कौन स्थित होगा? तो गोल्जी उपकरण वहाँ पर स्थित रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी उपकरण कितने भागों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है ये 3 भागों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है सीस फेस, तो इसे सिस्टर्स भी कहते हैं। सीस फेस को क्या बोलते हैं? सिस्टर्स भी कहते हैं। यहाँ से पदार्थ गोल्जी में प्रवेश करते हैं। तो सीस फेस क्या है? सबसे पहला भाग हो गया। उसके बाद दूसरा है मध्य भाग, इसे ट्रांजिशन वेसिकल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशंस वेसिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पदार्थों में संशोधन होता है। इसका काम क्या करता है? पदार्थों को संशोधित करने का काम करता है। इसमें ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद तीसरा है ट्रांसफेज, निकास द्वार। तीसरा ट्रांसफेज, ये सबसे लास्ट भाग है। यहाँ से संशोधित पदार्थ बाहर भेजे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला सीस फेस हो गया। यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर पदार्थ जो है वो आएंगे। दूसरा है मीडियल पार्ट, जहाँ पर जो पदार्थ आए हैं उसमें संशोधन होगी। उसके बाद तीसरा है ट्रांसफेज, जो संशोधित पदार्थ हैं वो कहाँ, वो बाहर भेज दिए जाएंगे। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी तंत्र के कार्य। अगला है गोल्जी तंत्र के कार्य। तो इसके कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रोटीन का संशोधन, ईआर से आए प्रोटीन को संशोधित करता है। दूसरा है शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है। तीसरा हो जाता है पैकेजिंग, पैकेजिंग का काम करता है। प्रोटीन और लिपिड को पैक करके वेसिकल में भरता है। चौथा है स्राव, सिक्रेशन, तो कोशिका के बाहर भेजे जाने वाले पदार्थ का स्राव करता है। पांचवा है लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी तंत्र से ही लाइसोसोम बनते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी का निर्माण किया और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है। छठवां है कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक। पादप कोशिका में हमने पढ़ा था कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ये क्या काम करता है, कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। उसके बाद सातवां है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर जटिल यौगिक बनाता है। ये इनके गोल्जी बॉडी के काम हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम लोग इसके अंदर में समझेंगे, इसकी खोज किसने की, इसकी संरचना को देखेंगे। तो लाइसोसोम की खोज जो है वो क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की। इन्होंने इसे चूहे की लीवर सेल में देखा और लाइसोसोम नाम दिया। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की, क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की। और किस में देखा, तो चूहे के लीवर सेल में देखा। इसके बाद इसकी संरचना है, लाइसोसोम एक छोटी गोलाकार झिल्लीदार थैली होती है। यह एक झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर जो है वो पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाचन एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय रहते हैं। जो पाचक एंजाइम हैं वो सिर्फ अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। यह मुख्यतः पशु कोशिकाओं में अधिक विकसित होता है। जो लाइसोसोम है वो पशु कोशिकाओं में अधिक विकसित होते हैं। अब इसके कुछ नोट दिए गए हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। ये स्तनी प्राणियों के आरबीसी कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, लाइसोसोम आरबीसी कोशिका में नहीं पाया जाता, वो भी किसके, स्तनी प्राणियों के। उसके बाद दूसरा है ये डब्ल्यूबीसी कोशिका पैनक्रियाटिक कोशिका और लीवर कोशिका में बहुतायत में पाया जाता है। किसमें ज़्यादा पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी, पैनक्रियाटिक और लीवर कोशिका में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसके एक और नाम है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि आत्मघाती थैली और किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब हम लोग अगला देखते हैं लाइसोसोम के कार्य, फंक्शंस। तो इसके क्या क्या कार्य हैं, तो यह अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब कि इसमें क्या है, पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या काम करता है, कोशिका के अंदर भोजन कणों को पचाता है। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों का नाश, कोशिका के बेकार या मृत भागों को नष्ट करता है। तीसरा है रक्षा कार्य, जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं तो लाइसोसोम ही उसको नष्ट करने का काम करता है। चौथा है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह पुराने या क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करता है एवं कोशिका में मौजूद संचित पदार्थों का भक्षण करते हैं। उसके बाद पांचवा है ऑटोलाइसिस।
यदि कोशिका को गंभीर क्षति हो जाए और लाइसोसोम फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर सकता है, तो लाइसोसोम क्या है, ये फटकर पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ऑटोलिसिस क्या होता है, जब कोशिका क्या है, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ये अपना क्या काम करती है, लाइसोसोम पूरा फट जाती है, तो जिससे इसके पाचन एंजाइम जो है वो पूरी कोशिका में फैल जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसको हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कॉलिकल ने रेखित परीक्षण के दौरान कोशिका में कणिकाओं के रूप में देखा। तो सबसे पहले किसने देखा, कॉलिकल ने, और भी किसने देखा, रेखित परीक्षण के दौरान कोशिका में कणिकाओं के रूप में। इसके बाद डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इन्हें धागेनुमा संरचना के रूप में पाया और इन्हें फीला नाम दिया। आगे चलकर बेंडा ने क्रिस्टल वायलेट रंग से इसका अभिरंजन किया और तब इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, तो इसका नाम बेंडा ने दिया। इसके कुछ हम लोग नोट्स देख लेते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए गए। इन्हें कभी प्लेस्टोसोम और फीला कहा गया, तो कहीं कॉन्डियोसोम के नाम से जाना गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मायोकॉन्ड्रिया, बायोप्लास्टो तथा प्लेस्टोकॉन्ड्रिया भी कहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग नाम अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। अब हम लोग इसकी संरचना को समझेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसकी दो झिल्लियाँ होती हैं। पहली है बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी है आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। तो आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी रहती है। इन मोड़ों को क्रिस्टे कहते हैं। देखो ये हो गया, समझ लीजिए ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके क्या है, बाहर की झिल्ली हो गई और अंदर की जो झिल्ली है वो ऐसे ऐसे मुड़े रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इन मोड़ों को क्रिस्टे कहते हैं। अंदर का द्रव भाग मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त मतलब कि सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहा जाता है। इसको सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि खुद का डीएनए और राइबोसोम कौन सी कोशिकांग में होता है, तो इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगला हम लोग समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार की सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं। पहला है बाह्य कणिकाएं तथा दूसरा है आंतरिक कणिकाएं। इन कणिकाओं का सर्वप्रथम अध्ययन H.F. मोरन द्वारा किया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो सूक्ष्म कणिकाओं का अध्ययन H.F. मोनर के द्वारा किया गया। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। पहला है बाह्य कणिकाएं, एक्सटर्नल पार्टिकल्स। ये कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर स्थित होती है। इन्हें पार्सन की उप इकाइयाँ भी कहा जाता है। तो ये कणिकाएं बिना डंठल की होती है तथा खोखली संरचना वाली होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं आंतरिक कणिकाएं, इंटरनल पार्टिकल्स। आंतरिक कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाई जाती है। इन्हें प्रारंभिक कण, एफ कण अथवा ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। तो आंतरिक कणिकाओं को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। प्रत्येक आंतरिक कणिका 3 भागों से बनी होती है। पहला है आधार बेस, दूसरा है वृंत और तीसरा है शीर्ष। इन माइटोकॉन्ड्रिया में इन कणिकाओं की संख्या लगभग 10⁴ से 10⁵ तक हो सकती है। अब इसके कुछ नोट देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में डीएनए पाया जाता है।
जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या मैसेंजर डीएनए एमडीएनए कहा जाता है। यह आकार में कुंडलीय होता है और संरचना की दृष्टि से प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए से मिलता जुलता होता है। दूसरा है, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी पाया जाता है जिसे एमआरएनए कहा जाता है। तो ये इसके नोट हो गए। उसके बाद अगला हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो सबसे पहला इसका काम होता है ऊर्जा उत्पादन। यह कोशिका में एटीपी, जिसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। इसी कारण इसको मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। इसका दूसरा कार्य है कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरा है एंजाइमों की उपस्थिति। इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है वसा अम्लों का ऑक्सीकरण। फैटी एसिड को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फैटी एसिड को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। पांचवा है कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन में सहायक। छठवां है स्वयं प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन। अपने डीएनए के कारण यह स्वयं की संख्या बढ़ा सकती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, खुद का डीएनए होता है। तो और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इसके डीएनए के प्रेजेंट के कारण ये स्वयं सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है और खुद की संख्या को बढ़ा सकती है। तो ये हम लोग देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। तो राइबोसोम एक सूक्ष्म कण है जो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो पहले ही मैंने बताया था, जहाँ भी राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का निर्माण करना। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण का काम करती है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद है राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार से पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जुड़े हुए। जिन कोशिकाओं में अधिक प्रोटीन बनता है वहाँ राइबोसोम की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं। तो इन सभी जगहों पर राइबोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है राइबोसोम की संख्या। प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाओं में राइबोसोम अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं रेटिकुलोसाइट्स में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ई कोलाई में लगभग 20,000 से 30,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी संरचना की बात करते हैं। तो राइबोसोम के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। यह दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहला है छोटी उप इकाई और दूसरा है बड़ी उप इकाई। ये दोनों उप इकाइयाँ मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए तो दोनों उप इकाइयाँ अलग हो जाती है। तो दोनों जो उप इकाइयाँ हैं वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि मैग्नीशियम की मात्रा समान बनी रहे तो दोनों उप इकाइयाँ जुड़ जाती हैं और राइबोसोम बनाती हैं। यदि मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाए तो दो राइबोसोम मिलकर डाइमर बना सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं राइबोसोम के प्रकार। यह दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S, तो ये दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसकी संरचना होती है 50S प्लस 30S। उसके बाद दूसरा है 80S राइबोसोम। तो जो 80S राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं और इसकी संरचना होती है 60S प्लस 40S। एस का अर्थ क्या होता है? एस का अर्थ हो जाता है अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद है पॉलीसोम। तो जब एक ही mRNA पर एक साथ कई राइबोसोम जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं
तो इस समूह को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम किसको कहते हैं? जब एक ही mRNA पर एक साथ कई राइबोसोम जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं राइबोसोम के कार्य। तो इसके कार्य क्या क्या है? पहला है प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम mRNA को पढ़कर अमीनो अम्लों को जोड़ता है और प्रोटीन की श्रृंखला बनाता है। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा है mRNA का अनुवादन, मतलब कि ट्रांसलेशन। राइबोसोम mRNA में मौजूद कोड को पढ़कर उसे प्रोटीन में बदलता है। इस प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। तीसरा है अमीनो अम्लों को जोड़ना। राइबोसोम अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध बनाता है। यही बंध प्रोटीन की लंबी श्रृंखला तैयार करता है। चौथा, पॉलीसोम बनाना। जब एक mRNA पर कई राइबोसोम एक साथ काम करते हैं तो इसे पॉलीसोम कहते हैं। इससे एक ही समय में कई प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद पांचवा है कोशिका की वृद्धि में सहायता। तो प्रोटीन बनने से कोशिका की वृद्धि, मरम्मत और विभाजन संभव होता है। इसलिए राइबोसोम अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की वृद्धि में मदद करता है। ये सभी हमने देख लिया राइबोसोम के कार्य। उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। अगला सेल ऑर्गेनल आपका है प्लास्टिड। तो इसकी खोज, प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक हैगेल ने किया था। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अब इसकी हम लोग संरचना देख लेते हैं। तो प्लास्टिड जो है ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इसके पहले हम लोग कौन सा कोशिकाओं को डबल मेम्ब्रेन वाला बोला था? तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाले पढ़े थे। इसके बाद प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इनके अंदर द्रव जैसा भाग होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो खुद का इसका अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग माने जाते हैं। तो स्वयं का डीएनए और राइबोसोम कौन कौन से कोशिका अंग में पाए जाते हैं? तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो नामों को पढ़ा है। तो इन दोनों के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं प्लास्टिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो एक एक करके इसको हम लोग समझते जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यह जो है ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम से ही क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट मतलब कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेंगे। ये हरे रंग के होते हैं और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की खोज। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज बेल्हेम चैम्बर से संबंधित मानी जाती है। उसके बाद इसकी संरचना जो है, क्लोरोप्लास्ट द्विझिल्ली से घिरा, अंदर थैलाकॉइड नामक संरचना, थैलाकॉइड के समूह को ग्रेना कहते हैं। तो थैलाकॉइड के समूह को ग्रेना कहते हैं। इस स्ट्रोमा उपस्थित होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके कार्य हैं भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या काम करता है? भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन। तो ये क्लोरोप्लास्ट के काम हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो रंगीन प्लास्टिड जैसे कि पीला, लाल, नारंगी फलों और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फल और फूल को रंग प्रदान करने का काम करता है। इसके कार्य देखते हैं तो परागकण में सहायता, दूसरा है आकर्षण उत्पन्न करना, क्योंकि ये क्या है रंगीन होते हैं तो ये आकर्षण उत्पन्न करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन प्लास्टिड कहा जाता है। यह जड़ों और बीजों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है भोजन का संग्रह करना। यह जो है
इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला है इकाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलेयूरोप्लास्ट, तीसरा है एलाइयोप्लास्ट। तो इमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च का संग्रह करता है। दूसरा है एलेयूरोप्लास्ट, ये जो है ये प्रोटीन का संग्रह करने का काम करता है। और तीसरा है इलाइयोप्लास्ट, ये जो है ये वसा संग्रह का काम करता है। उसका अगला सेल ऑर्गेनल है रसधानियाँ, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक झिल्लीदार थैलीनुमा संरचना है जिसमें द्रव भरा रहता है। यह पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ा और स्पष्ट होता है। तो इसकी संरचना को सबसे पहले समझते हैं। वैक्यूल एकल झिल्ली से घिरा होता है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर भरा द्रव कोशिका रस कहलाता है। पादप कोशिकाओं में सामान्यतः एक बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। पशु कोशिका में वैक्यूल छोटे और अस्थायी होता है। तो वैक्यूल जो है ये पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में इसका साइज जो है ये छोटी होती है। अब अगला हम लोग समझते हैं वैक्यूल्स के कार्य। पहला है संग्रह, ये जल का संग्रह करता है, लवण का संग्रह, शर्करा, प्रोटीन आदि का संग्रह और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करता है। दूसरा है तुरगंता बनाए रखना, मतलब मेंटेन टर्जिडिटी। पादप कोशिका में वैक्यूल जल भरकर कोशिका को तना हुआ रखता है। इससे पौधा सीधा खड़ा रहता है। तीसरा है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, हानिकारक पदार्थों को अलग रखता है। चौथा कोशिका का आकार बनाए रखना, बड़ा वैक्यूल कोशिका के आकार और संरचना बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा है भोजन भंडारण, बीजों में भोजन का संग्रह करता है। तो ये सभी वैक्यूल के कार्य हो गए। अब आगे देखते हैं विशेष प्रकार का वैक्यूल। कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा में संकुचनशील वैक्यूल पाया जाता है। यह अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो अमीबा में जो वैक्यूल है वो अतिरिक्त जल को कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार आज के क्लास में हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।